Yes, so good evening, everyone. And after all the technological glitch, we'll still go back to basics and we are going to talk about kidney disease in children. And, I'm Dr. Suprita. I'm a doctor in Command Hospital, Pune. I'm a pediatrician and a pediatric nephrologist. And that means I look after children and children with kidney disease. And let's go to some common diseases that we see in children. So please go back to my previous slide. तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या बच्चों में किडनी का बीमारी होता है? Kidney disease in children, is there any such thing? So please next slide. So what is different between kidney diseases in children and adults? बच्चों की किडनी की बीमारी और बड़ों की बीमारियों में बहुत फर्क है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा एक छोटा अडल्ट होता है, बच्चा एक छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बड़े लोगों से काफी फर्क है। हम सबको ये अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए बच्चों की जो किडनी की बीमारियां हैं, जैसे कि बाकी बीमारियां बड़े लोगों की बीमारियों से बहुत अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम देखें कि ये जो है मोटे तौर पर किडनी का स्ट्रक्चर है कि 2 किडनी होते हैं, और वो किडनी जो यूरिन बनाते हैं, जो पेशाब किडनी में बनता है, वो इस पाइप जिसको यूरेटर कहते हैं उससे ब्लैडर में आता है। अब सबसे कॉमन जो बच्चों में किडनी की बीमारियां हैं वो इनकी बाय बर्थ हैं, मतलब जन्म से। सो दैट मीन्स कि 2 किडनी में या तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द किडनीज। दैट मीन्स या तो एक किडनी ना हो, एब्सेंट हो, डिस्प्लास्टिक हो, दैट मीन्स ठीक से ना बनी हो, डुप्लेक्स सिस्टम बना हो, मतलब डबल बनी है, या तो किडनी डुप्लेक्स सिस्टम बना हो, दैट मीन्स कि वो दो डबल बनी है लेकिन दोनों अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। हॉर्सशू किडनी हो सकता है कि दोनों किडनी जॉइंट हो, एक्टोपिक किडनी हो सकता है कि वो अपनी जगह पे नहीं है, या सिस्टिक किडनी के अंदर अलग अलग प्रकार की सिस्ट बनी हो। सो ये सारी डिजीजेस हैं जो एक किडनी में हो सकती हैं बाय बर्थ। दैट मीन्स ये वो बीमारियां हैं जो जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा था तब बाय बर्थ बनी है। ऐसे ही यूरेटर की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है कि यूरेटर में रिफ्लक्स हो सकता है। दैट मीन्स किडनी से जो यूरिन फॉर्म हुआ और वो ब्लैडर में आया नीचे, वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और इससे क्या होता है, इससे बच्चों को बहुत यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, किडनी पे स्कारिंग होती है, यानी कि घाव बन सकता है, और कभी कभी इससे अगर ये दोनों साइड है और हाई ग्रेड बहुत ज्यादा रिफ्लक्स है तो ये किडनी खराब भी हो सकती है। ऐसे ही ये यूरेटर्स कभी कभी रिफ्लक्स के अलावा भी बहुत सूजे हुए या बड़े हो सकते हैं, जिनको मेगा यूरेटर कहते हैं। और यूरेट्रोसील यानी कि यूरेटर जहां ब्लैडर में घुस रहा है, जॉइन हो रहा है, वहां पे एक स्वेलिंग होना। ब्लैडर इटसेल्फ में कभी डाइवर्टिकुले हो सकते हैं। इफ यू क्लिक अगेन प्लीज। एंड ब्लैडर के नेक में जो बिल्कुल निचला भाग है, वहां पे बॉयज में, लड़कों में एक रुकावट पैदा करती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, यानी कि वहां पे एक झिल्ली या मेम्ब्रेन जैसा होता है जो पूरा पेशाब नीचे नहीं आने देता। अब कहने को ये छोटी सी मेम्ब्रेन या झिल्ली है, लेकिन इसकी वजह से ब्लैडर में बहुत प्रेशर होता है और ये दोनों ही किडनीज को असर कर सकता है। या ऐसा भी माना जाता है कि जिन लड़कों में ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स होते हैं उनकी किडनी भी स्वाभाविक रूप से नॉर्मल नहीं बनी होती। नेक्स्ट स्लाइड। सो इन सभी किडनी की जो बाय बर्थ प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह हमें पता चलती हैं? या तो ये एंटीनेटल स्कैन्स में ही मालूम चल जाती हैं। दैट मीन्स वी कैन सी देम when a mother goes for normal antenatal scans before the delivery of her baby. Previous slide, please. So antenatal scans में पता चल सकती है
या फिर कभी अगर स्कैन नहीं हुए या बच्चों को किसी कारण से वो स्कैन में पता नहीं चली, तो यूरिनरी इन्फेक्शन की तौर से आ सकता है। बच्चों को सिम्टम हो सकते हैं जैसे कि उनका यूरिन अच्छे से ना आना, ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, हमेशा ड्रिबल करना, या मींस कि ड्रॉप्स आते ही रहे, बच्चे का हमेशा यूरिन निकलता रहे। या फिर कभी कभी ये किडनी की प्रॉब्लम्स दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स। और जो ये आप फोटो में देख सकते हैं कि ये एक बच्चे का हाथ है वो जो कि ठीक से नहीं बना है। तो बोनी एबनॉर्मेलिटीज लाइक द हैंड और पैर नीचे जो है वो एक क्लब फुट है, वो बच्चे का पैर एकदम टेढ़ा है। तो इन सब अगर हमें ये दिखाई देती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स एक बच्चे में, तो हमें उनके किडनीज का स्कैन करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो पता नहीं चलती, मिस हो जाती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ किडनी प्रॉब्लम होना काफी कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन जब उनको पेट दर्द होता है या किसी और कारण से उनका अल्ट्रासाउंड हो तो ये प्रॉब्लम मालूम चलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर इन कंजेनाइटल अनोमलीज को, दैट मीन्स दीज अनोमलीज विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ, इनको कैसे मैनेज किया जाता है? इनको एक स्पेशल हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में मैनेज किया जा सकता है, जहां पे बच्चों के किडनी के डॉक्टर हो, पीडियाट्रिक सर्जन्स हो, और ऐसा पीडियाट्रिक आईसीयू एंड स्टाफ अवेलेबल हो जो इनको कई बार ऐसे बच्चों को मैनेज करता हो। इनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है और हर समय सर्जरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चों को सर्जरी चाहिए होती है। और हमें ये जरूर याद रखिए कि इन बच्चों को चाहे सर्जरी हुआ हो या नहीं हुआ हो, और सर्जरी के बाद भी लंबे समय तक डॉक्टर को दिखाते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी हो गई तो इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म फॉलो अप जरूरी है। और इन बच्चों का बीपी, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, बीपी और यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये हमेशा देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यूरिन इन्फेक्शंस जो है बच्चों में काफी कॉमन है, और जो ये हमने अभी पहले कंजेनाइटल अनोमलीज या किडनी की प्रॉब्लम्स जो बाय बर्थ हैं उनकी बात की, उसकी वजह से हो सकती है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से हो सकती है। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब है कि जो बच्चों की स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइन, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लैडर में जो नर्व्स आ रही हैं वो भी खराब हैं या उनमें प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से ब्लैडर से ठीक से पेशाब नहीं आ रहा है, तो वो ड्रिबल करते हैं या बहुत समय तक उसमें यूरिन रुका रहता है और फिर अचानक से बहुत सारा यूरिन आ जाता है। इन बाय बर्थ प्रॉब्लम्स के अलावा बच्चों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक कॉमन कारण की वजह से होती है, जिसको बावल ब्लैडर डिसफंक्शन और एलिमिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब है कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा कब्जी रहती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। दे हैव सीवियर कॉन्स्टिपेशन, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन दे आर नॉट एबल टू पास यूरिन ऑल्सो प्रॉपर्ली। तो दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं, और इन बच्चों को यूरिन तभी ठीक हो पाएगा अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जाए। और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस के लिए, उनको जानने के लिए कि वह है या नहीं, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अलोंग विद कल्चर जरूरी है। तो ऐसे ही अगर किसी बच्चे को बहुत तेज बुखार आ रहा हो तो उसको बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना टेस्ट किए हमें एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू करने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर एंटीबायोटिक शुरू हो जाता है तो यूरिन टेस्ट में यूरिन इन्फेक्शन ठीक से नहीं प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, और फिर हम उसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। जब डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या कारण था वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और बीमारी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों की बीमारियों में ये काफी कॉमन है, जो कि है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों को बहुत स्वेलिंग होती है, जिसे हम इडिमा कहते हैं,
और ये इडीमा इसलिए होता है क्योंकि उनके यूरिन में प्रोटीन जा रहा होता है, इससे शरीर का प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। वाई ये क्यों होता है? क्योंकि किडनीज में एक नॉर्मल चाय की छलनी की तरह पोर्स हैं, छेद हैं, और ये छेद जो है नॉर्मल बच्चों में किडनी से यूरिन में प्रोटीन नहीं आने देते। पर जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है तो या तो ये पोर्स बड़े हो जाते हैं या उसमें चार्ज की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, तो ये प्रोटीन यूरिन में आने लगता है। और जब यूरिन में प्रोटीन आने लगता है तो बच्चों को स्वेलिंग दिखती है क्योंकि बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है। ज्यादातर बच्चों को स्टेरॉइड सेंसिटिव बीमारी होती है, यानी कि जब उन्हें प्रेडनिसोलोन या दूसरे स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो वह ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनको कई बार रिलैप्सेस होते हैं। ये बच्चे ओवरऑल इनमें किडनी खराब नहीं होती, अगर ये डॉक्टर से ठीक से दवाई लें, उनका फॉलोअप करते रहें, तो लॉन्ग टर्म में ये किडनीज ठीक रहती है। ओनली 10 to 15% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको जितना भी प्रेडनिसोलोन दो वो उस पर काम नहीं करता, और ये बच्चों में कई बच्चे बाद में सीकेडी हो सकते हैं, यानी कि उनका किडनी फेल हो सकता है, पर ये ज्यादा कॉमन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी बच्चे को डायग्नोज किया जाए तो उसे डॉक्टर के हिसाब से ट्रीट करें, और एक प्रोटोकॉल जो डॉक्टर आपको समझाते हैं उसके हिसाब से स्टेरॉइड्स और दूसरी दवाइयां दी जाएं। फॉलोअप बहुत जरूरी है। बायोप्सी जो है, किडनी बायोप्सी हर बच्चे में नहीं की जाती। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट जो बच्चे होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स काम नहीं करते, उन बच्चों में बायोप्सी जरूरी होती है। कुछ और कारण होते हैं बायोप्सी के, अगर बहुत लंबी बीमारी चल रही हो या बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां देनी हो स्टेरॉइड के अलावा, तब की जाती है बायोप्सी। पर जो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ये यूरिन डिपस्टिक्स हैं। तो ये डिपस्टिक से हम सभी पेरेंट्स को प्रोटीन चेक करना सिखाते हैं, और होम घर में प्रोटीन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होम यूरिन प्रोटीन मॉनिटरिंग helps to identify the relapses early, and because of this the complications are reduced to minimum. Blood pressure, height, weight, proteinuria and renal function test को closely check करते रहना चाहिए और डॉक्टर के पास समय से जाते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक लास्ट जो मैं कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा माना जाता है कि किडनीज की बीमारी साइलेंट है, मतलब हमें पता नहीं चलता कि बच्चे की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, और वह कई बार ऐसे टाइम पे पता चलती है जब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी, जब उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। तो कुछ ऐसे साइंस हैं या पॉइंटर्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इसको कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं, और उनका हम सभी को, डॉक्टर्स को भी और बच्चों के पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक बहुत जरूरी चीज है ग्रोथ। अगर एक बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, उसका हाइट और वेट उसकी एज के लिए कम है, 5 साल का बच्चा है लेकिन 2 साल का दिखता है, 3 साल का दिखता है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो इन बच्चों को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वो अपने हिसाब से उसके टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि किडनी के भी टेस्ट होंगे और अल्ट्रासाउंड भी होगा किडनी के साइजेस देखने के लिए। अगर किसी बच्चे को बार बार हाई फीवर आए बिना किसी कारण के, तो वो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है जो बिना टेस्ट किए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नहीं मालूम चलेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ हो तो उसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स कराएं। अगर किसी बच्चे का यूरिन स्ट्रीम मतलब पेशाब की धार अच्छी नहीं आती, वो बूंद बूंद करके या बहुत जोर लगा के यूरिन करते हैं, तो भी डॉक्टर को सलाह लीजिए। और जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने देखा, अगर बच्चों की आंखों के पास या फेस पर स्वेलिंग आ रही हो, यूरिन में ब्लड आ रहा हो, यूरिन बहुत फ्रॉथी आ रहा हो मतलब उसमें झाग आ रही हो, या अनीमिया, बार बार खून की कमी हो रही है जिसका कोई कारण नहीं पता चल रहा, वो भी किडनी की बीमारी की वजह से हो सकती है। और बच्चों का भी बीपी चेक करना चाहिए। 2 साल के बाद हर बच्चे का साल में कम से कम एक बार बीपी चेक करना चाहिए, और अगर बीपी ज्यादा आए
तो उसे डॉक्टर को दिखा के उसके टेस्ट करने चाहिए। कुछ बच्चों में ऑलरेडी एक हाई रिस्क होता है किडनी डिजीज का, मतलब कि उन्हें उनके सिचुएशन की वजह से और बर्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से किडनी डिजीज होने का चांस ज्यादा है। इसमें एक बहुत ज्यादा जो आजकल हो रहा है प्री टर्म बर्थ, जो बेबीज टाइम से पहले बॉर्न हो जाते हैं। अब ये बेबीज छोटे होते हैं, टाइम से पहले बॉर्न होते हैं, अधिकतर ये जन्म के बाद एनआईसीयू में होते हैं, नियोनेटल आईसीयू में, और वहां पर इन्हें कई समय तक रखना पड़ता है। लेकिन उस समय इनकी लाइफ बचाने की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा जरूरी होता है, तो किडनीज कई बार इग्नोर हो जाती हैं और इन बच्चों को किडनी फेलियर होने का चांस ज्यादा है, या तो उसी समय या बाद। तो इन बच्चों को बाद में भी एनआईसीयू से डिस्चार्ज के बाद भी इन्हें किडनी के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो बच्चों की कोई मेजर सर्जरी हुई है नियोनेटल पीरियड में, या उन्हें जन्म के पहले या जन्म के बाद कोई किडनी की बीमारी बाय बर्थ, कोई किडनी अनोमली जो हमने पहले बात की थी, बनावटी प्रॉब्लम जिसकी पता है, या बच्चों में अगर किडनी स्टोन पथरी बनी, बच्चों में किडनी स्टोन के बहुत अलग अलग कारण, तो अगर स्टोन डिजीज है तो पक्का ये किडनी फेलियर कर सकती है। इसके लिए टेस्ट नियमित रूप से रूटीन टेस्ट करते रहना है और डॉक्टर को दिखाते रहना है। इवन इफ डॉक्टर आपको बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें 6 मंथ्स या 1 ईयर में एक बार दिखाना जरूरी है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। या वो बच्चे जो किसी भी और चीज के लिए एक लंबे इलाज पर है, तो उसमें से बहुत सारी दवाइयां जो है वो किडनी पर असर करती, इसलिए इन बच्चों को जरूर देखते, डॉक्टर को किडनी के टेस्ट भी करते रहने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस हैं जिनसे आपको जिनकी वजह से आपको एक बच्चों के किडनी के डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इसमें जो मैंने पहले भी कहा, अगर बच्चे की यूरिन स्ट्रीम अच्छी नहीं है, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, अगर कभी बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस होते हों, कोई भी कंजेनाइटल अनोमली किडनी की जन्म से पता हो, या जन्म के बाद कोई बनावटी किडनी प्रॉब्लम पता हो, कोई ऐसे बच्चे हों जिनको किडनी के अलावा हार्ट, बोन या कोई और बनावटी प्रॉब्लम्स हो, जिनको बार बार ब्लड आता हो यूरिन में, जिनको प्रोटीन आता हो यूरिन में, जिनका बीपी हाई हो, जिनको कभी भी किसी कारण से एक टाइम पे अक्यूट किडनी इंजरी हुआ हो, दैट मीन्स कि किडनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ जो ठीक हो गया, तो उसे बाद में भी देखना है। ऐसा नहीं है कि ये अक्यूट किडनी इंजरी बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकती, उसने प्रॉब्लम नहीं किया, उसके लिए बाद में भी टेस्ट करते रहना है। और जो मैंने पहले कहा कि अगर उन्हें किसी भी कारण से किडनी के पे असर करने वाली दवाइयां मिल रही हो, जैसे कि कैंसर के लिए, या कोई बार बार निमोनिया या हार्ट की या लंग की प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाइयां चल रही हूँ, तो इन बच्चों को बीच बीच में किडनी के डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ जो है, जो मैं कहना चाहती थी वो मैं अब खत्म करती हूँ। मैंने आपसे काफी बातचीत कर ली, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी पहले तो, फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के भी, तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। Yes, ma'am. Thanks for you for giving so much valuable information. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी, इवन की लगा कि सभी बातों का हमें जवाब मिल गया। मैम एक्चुअली ये सेशन स्पेशली हम उन पेरेंट्स के लिए करना चाह रहे थे जिनके बच्चों को किडनी डिजीज है, ताकि वो इस बीमारी को समझ सकें और अपने बच्चों की हेल्थ को मैनेज कर सकें, कि बच्चे उनके अच्छे एक नॉर्मल लाइफ जी सके। सो मैम कुछ पेरेंट्स ने भी हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ हम भी आपसे जानना चाहेंगे। सो एक क्वेश्चन है कि कैन हॉर्स शू किडनी कॉज किडनी फेलियर? हॉर्स शू किडनी जो है उसका मतलब है कि दोनों किडनी का लोअर पोल, जो 2 किडनीज मैंने डायग्राम में दिखाया, उनके नीचे वाला भाग जुड़ा हुआ है। तो अगर इस हॉर्स शू किडनी के अलावा उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो वो किडनीज उनका टेस्ट किया जाता है कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं कि नहीं। अगर फंक्शन नॉर्मल है तो वो किडनी फेलियर नहीं करेंगी। पर अगर उन किडनीज पे के साथ इस बच्चे को रिफ्लक्स की बीमारी है, जो कि हो सकती है 10 to 20% बच्चों में, तो फिर रिफ्लक्स की वजह से किडनी शायद, और वो भी अगर बहुत ज्यादा रिफ्लक्स है और दोनों साइड का रिफ्लक्स है, तो वो किडनी फेल हो सकती है। बट वो चांसेस बहुत कम है। ओवरऑल हॉर्सशू किडनी के बच्चे ठीक करते हैं, उनकी किडनीज फेल नहीं होती हैं। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम एक मैं पूछना चाहूंगी कि हालांकि आपने मुझे इसका अच्छे से जवाब दिया, मैंने भी सुना है एक्यूट किडनी फेलियर रिवर्सेबल है। यस यस। जी मैम, इसके बारे में कुछ बताएं। तो अक्यूट किडनी फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। जी मैम। बहुत सारे बच्चों में एक बहुत कॉमन कारण है कि किसी भी इंफेक्शन के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होना, जो कि पोस्ट इन्फेक्शन है। तो अधिकतर 95 to 98% बच्चों में जो इन्फेक्शन के बाद किडनी के कारण हुए हैं, इन्फेक्शन से पोस्ट इन्फेक्शियस अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, वो रिवर्सिबल है। फिर भी इन बच्चों को बाद में फॉलो करते रहना चाहिए कि इनका रीनल फंक्शन, दैट मींस यूरिया एंड क्रिएटिनिन पूरी तरह नॉर्मल है, इनके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा, और इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि नॉर्मल होने का पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि उसका सूजन चला गया, उसका यूरिन अच्छे से आने लगा, लेकिन क्या पूरे टेस्ट भी नॉर्मल हो चुके हैं? और कई बार उनको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, 3 से 6 महीने या कभी कभी 1 साल। तो इस टाइम तक तो दिखाना ही है, लेकिन इसके बाद भी दिखाना है। ऐसे ही कभी कभी कुछ दवाइयों से, जैसे बच्चा कोई और कारण के लिए आईसीयू में है और कुछ आईसीयू में है उस सीरियस कंडीशन से, मान लो सीरियस निमोनिया हो गया या बहुत कभी ब्रेन फीवर मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद उसको साथ साथ में किडनी इंजरी भी हो गया वो, या फिर आईसीयू में जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने पड़े, उसकी वजह से किडनी इंजरी हो गया। तो जब ऐसा होता है तो वो रिवर्सिबल है, लेकिन उसको जो है मॉनिटर करना है कि क्या वो पूरी तरह रिवर्स हो गया है या फिर भी उस किडनी इंजरी, अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से, एकेआई की वजह से कुछ प्रोटीनूरिया या हाई बीपी परसिस्ट कर रहा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि एकेआई के बच्चों को रिवर्सिबल तो है, लेकिन उसे फॉलो किया जाए। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम एक मैं पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगी, आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। क्या एक क्वेश्चन और ही मैं साथ में लेना चाहूंगी कि क्या पॉसिबल है कि वो सर्जरी के बाद ठीक हो जाती है सिस्ट, या उसके दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं? जो आपने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोला, तो जी मैम। उसमें ये समझने की बात है कि बच्चों में सिस्ट, किडनी के सिस्ट के अलग अलग कारण होते हैं। जी मैम। एक पॉलीसिस्टिक से ज्यादा कॉमन है मल्टीसिस्टिक, मतलब एक किडनी में बहुत सारे सिस्ट हैं और वो किडनी का पार्ट जो है काम नहीं कर रहा। अगर ये एक किडनी में मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी है तो अधिकतर दूसरी किडनी नॉर्मल होती है और इस किडनी को कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ना ही ये दवाइयों से ठीक होता है। बस हम जो टेस्ट करते हैं और जो हम उन्हें बार बार बुलाते हैं वो दूसरी किडनी को देखने के लिए करते हैं कि कहीं दूसरी किडनी पे भी रिफ्लक्स या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं बाद में इस बच्चे का बीपी तो नहीं बढ़ रहा। तो मतलब ये एक बात हो गई मल्टीसिस्टिक किडनी की। पर मल्टीसिस्टिक और पॉलीसिस्टिक फर्क है। पॉलीसिस्टिक 2 प्रकार की होती हैं बच्चों में। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है वो बाय बर्थ होती है। दैट मींस एट बर्थ या बर्थ से पहले भी किडनीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उनमें बहुत बारीक या छोटी सिस्ट होती है। ये बीमारी में सिस्ट को निकालने से कोई फायदा नहीं है, पर ये प्रोग्रेस करती है, इससे सीकेडी बहुत जल्दी होता है। दूसरी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ज्यादातर बड़े होने के बाद होती है, कुछ ही बच्चों को ये जल्दी होती है, पर ये भी दवाइयों से कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है। सिस्ट का ऑपरेशन करने का फायदा नहीं है। जी मैम। कुछ ही सिस्ट ऐसी होती हैं जो
जिनको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो या तो बहुत बड़ी हो गई है, तो बच्चे को अगर हल्का सा भी चोट लगा तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, या वो इतनी बड़ी है वो किडनी सिस्ट के साथ कि वो काम भी नहीं कर रही, पर वो बच्चे को इन्फेक्शन का और बीपी, हाई बीपी का रिस्क दे रही है, तो वो किडनी निकालनी पड़ती है। सो एक्चुअली सिस्टिक किडनी डिजीज को सिस्ट के लिए ऑपरेट करके फायदा नहीं, उसका कारण जानना जरूरी है, तभी कह सकते हैं कि ये कितनी ट्रीट हो पाएगी और इसकी क्या दवाइयां करनी पड़ेगी। जी मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है, my son is 14 years with nephrotic syndrome for 5 years. He was given rituximab injections in 2017. सो रिटक्सीमैब इंजेक्शन हम देते हैं अगर बच्चे को बार बार रिलैप्स हो रहा हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। दैट मीन्स वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही प्रेडनिसोलोन यानी कि स्टेरॉइड्स का डोज कम होता है, उसको बाद फिर से रिलैप्स हो जाता है। तो इन बच्चों को प्रेडनिसोलोन के बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, वो बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, कई बार उनको शुगर हाई होना या ब्लड प्रेशर हाई होना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तब हम उन्हें रिटक्सीमैब या टैक्रोलिमस जैसी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं कि उनकी बीमारी अभी कंट्रोल हो जाए। 99% ये बच्चे 14 नहीं तो 15-16 इयर्स के बाद इनकी डिजीज कंप्लीटली कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो अपने आप ही उस बीमारी से बड़े हो जाते हैं। बच्चों की किडनी के डॉक्टर की काम है कि हम उस डिजीज को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को तब तक कंट्रोल करके रखें जब तक वो बच्चा उससे अपने आप बड़ा होकर बीमारी से ना निकल जाए। तो ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, और वो बाद में उन्हें उनकी किडनी फेल नहीं होती, वो कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं। पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक चली है, तो इन बच्चों को बीमारी के साइड इफेक्ट्स के लिए भी देखते रहना होता है। जी मैम, थैंक यू। कुछ पेरेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद उनके बच्चों को हेयर फॉल, एक्ने, वेट गेन ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट आई थिंक ये तो उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए कि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैम, ये ज्यादातर जो बच्चे ट्रांसप्लांट हो चुका है उसके बाद भी उनके बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो नॉर्मल, वो उस बॉडी की किडनी नहीं, वो एक दूसरे पर्सन की किडनी है, चाहे वो पेरेंट्स हो या कैडेवर हो। तो उस किडनी को अपनी बच्चे की बॉडी में बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा दवाइयां चलती हैं, जिनके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, खासकर प्रेडनिसोलोन के या टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन के। बट यस, जैसे आपने कहा, कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, तो यस, वो नेफ्रोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिशियन अच्छे बता सकते हैं। जी मैम। मैम, हमारे साथ एक पेरेंट है मानसी जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं अलाउ करूंगी कि मानसी जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। यस, प्लीज मानसी ज्वाइन कीजिए हमें। Yeah. Hello, ma'am. Thank you so Hi. much for this informative session. This Thank is a very important message you shared with everyone. My son is transplanted. He's 20 months post-transplanted. So my question is, what are the vaccinations allowed to him? Because he's just 11 years old now. He's 11 years old now. Yeah, and he's full. So actually, मैम, आपने बोला 20 months पहले उनका ट्रांसप्लांट हुआ है. So before transplant, most of the vaccination is completed. Already आपको पता होगा उसको इतने सारे वैक्सीन लगे, बट अभी वो प्रेडनिसोलोन, टैक्रोलिमस और माइकोफिनोलेट पे हैं, तो एक्चुअली उन्हें लाइव वैक्सीन अलाउड नहीं है। सो उन्हें जो वैक्सीन लग सकते हैं वो इनएक्टिवेटेड ग्रुप के हैं। सो इसके लिए आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को पूछना चाहिए, और वो एक्चुअली ये बात भी है कि उसे सारी लग ही चुके होंगे। फिर भी कुछ ऐसी वैक्सीन, जैसे अभी कोविड वैक्सीन इज अलाउड फॉर चिल्ड्रन मोर देन 12 इयर्स, और इस प्रकार की जो पहले शायद ना लगी हो, वो आप उनसे कंसल्ट करके, क्योंकि लाइव वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए that is important. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. And ma'am, one more question, like weight management after post transplant. It's a big problem for us, because it's a kid, he wanted to eat and he goes out, and so how to control that weight? So that आप बोलना चाहते हैं कि उसका वेट बढ़ रहा है या वेट बढ़ नहीं रहा है? बढ़ रहा है, मैं इट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, he is becoming obese.
So Yeah. that is the problem after transplant also, and I would say with normal children also now. But after transplant more, because the drugs like prednisolone, he's still on prednisolone, and tacrolimus, दोनों से ही weight थोड़ा बढ़ता है. And Yes. because ये medicines चल रहे हैं and kidney भी transplanted kidney है, तो actually weight control करना बहुत important है. So one thing is जो सभी बच्चों के लिए important है, whether transplant or not, कि डाइट में हम जंक फूड मिनिमाइज करें. मैं ये नहीं कहती, आई एम ऑल्सो अ मदर, माई सन इज 12 years old. सभी बच्चों को जंक फूड बहुत टेस्टी लगता है, उसकी स्वीट्स, चॉकलेट्स, देन ऑल द सॉल्टी फूड, पिज्जाज, बर्गर्स एंड फ्राइज सब अच्छा लगता है. लेकिन उसको एक रूटीन बना लीजिए कि वो once in 15 days या once in 20 days से ज्यादा हम नहीं खाएंगे. सो आप मतलब यू कैन वर्क आउट योर ओन वे कि आप एक कैलेंडर लगा लीजिए या उसको बोलिए कि हमने संडे को खाया तो इस संडे स्किप करके नेक्स्ट संडे खाएंगे, समथिंग लाइक दैट. तो वो जंक फूड मिनिमाइज करना है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है. ट्रांसप्लांट के पहले उसकी तबीयत इतनी चाहे अच्छी ना हो, लेकिन अब वो फिजिकली सब कुछ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो आप उनको कुछ ना कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, उसको कुछ नहीं तो वॉकिंग या साइकिलिंग जरूर करने दीजिए और उसको encourage कीजिए कि शाम को 1 से 2 घंटे they should be outdoors. And you know the only games that are not allowed is जिसमें बहुत ज्यादा पेट पे चोट लगने का रिस्क हो, जैसे कि मे बी रेसलिंग या बॉक्सिंग, और हाँ, उनको छोड़ के सारे गेम्स बच्चे खेल सकते हैं. बस उस टाइम उनको पानी ज्यादा पीते रहना है, मतलब डिहाइड्रेट नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो स्वेटिंग होता है. तो बस उसके लिए पानी पीते रहें, पर वो गेम्स जरूर खेलें और साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें. यू कैन टेक हिम आउट विद यू. आप खुद काफी फिट हो, सो आई एम श्योर यू कैन मैनेज द फिटनेस ऑफ योर चाइल्ड. Yes. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. सॉल्ट कम खाना है मैम. सॉल्ट एंड शुगर दोनों ही एक्चुअली हमारे एनिमीज हैं. तो ना ज्यादा सॉल्ट खाना है और ना ज्यादा शुगर करना है, दोनों को ही कंट्रोल करना है. Yes, ma'am. Yeah. Okay, thank you Mansi for asking so much valuable questions to ma'am. Thank you ma'am, आपने भी बहुत अच्छे से बताया. मैम एक बात लास्ट में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. कुछ लोगों के दिमाग में है जेनेटिक, अगर कोई फैमिली हेल्थ इशू है, कोई ऐसे हेल्थ से कोई किसी को किडनी डिजीज है फैमिली में, तो वो लोग बहुत डरे रहते हैं कि उनके बच्चों को भी ऐसा हो जाएगा. आप इसके बारे में कुछ सुझाव दें या उनको थोड़ा श्योर करें कि जरूरी है कि अगर फैमिली में कोई जेनेटिक है तो बच्चों को जरूरी है होना? नहीं, एक्चुअली देखिए, पहले तो जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था. अगर फैमिली में, जैसे आपने पॉलीसिस्टिक किडनी का जिक्र किया अर्लियर, तो किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता भी था, या तो वो पता नहीं चलता था कि उसका किडनी किस कारण फेल हो गया, या अगर डॉक्टर्स डायग्नोज करते थे कि पॉलीसिस्टिक किडनी है तो भी वो फैमिली में किसी का टेस्ट नहीं करते थे. लेकिन अब जब जेनेटिक टेस्ट और जेनेटिक बीमारियों के बारे में इतना अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज है, डॉक्टर्स को नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जेनेटिक टेस्ट भी अब इजीली अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं. इससे एक मैं कहूंगी कि ये प्रॉब्लम भी हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम डर जाते हैं. पहले नहीं पता था, वो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्यादा पता होना भी प्रॉब्लम है. सो उससे क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि ये ऐसा ना हो, वैसा ना हो. लेकिन मैं कहूंगी कि अगर जेनेटिक कोई डिजीज पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में चल रही है, तो उसका बच्चे की डिलीवरी से पहले भी टेस्ट किया जा सकता है, अगर हमें मालूम है. सो उसकी बेस्ट एडवाइस जो है ना, ट्रीटिंग डॉक्टर्स देंगे कि क्या ये डिजीज रियली जेनेटिक है. कोई बहुत सारी बीमारियां जो जेनेटिक नहीं भी हैं, उनके बारे में भी लोग डरते रहते हैं सुन के कि उसको जेनेटिक बीमारी हुई तो मुझे भी ना हो जाए, मेरे बच्चे को ना हो जाए. तो पहले डॉक्टर को ये चेक करने दीजिए कि जो बीमारी आप बोल रहे हैं वो जेनेटिक है भी या नहीं. अगर जेनेटिक है तो क्या उसे बर्थ के पहले या टेस्ट किया जा सकता है, उसका रिस्क ऑफ रेकरेंस, बच्चे में आने का रिस्क कितना है. जैसे दो अलग अलग पॉलीसिस्टिक का ही अगर आप एग्जाम्पल फिर से लें, तो दो अलग अलग टाइप की थी. ऑटोसोमल डोमिनेंट में 50% चांस है कि बच्चों को हो सकती है. ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ओनली 25% चांस है कि बच्चे को होगी.
तो इसका मतलब है कि हर बार जब बच्चा होगा उस पेरेंट को, तो उसको 25% चांस है ये होने का। तो मतलब वो बीमारी पहले जानना जरूरी है जिसको है, अगर पेरेंट्स में किसी को है तो उसकी बीमारी जानना जरूरी है कि वो जेनेटिक है या नहीं, तभी हम नेक्स्ट जनरेशन का रिस्क बोल सकते हैं। जी मैम। देखिए मैं आपको एक मुझे बताना चाहूंगी पेरेंट्स की सोच के बारे में, आप उसका सुझाव दीजिएगा तो आपसे अच्छे से सुनेंगे ये सब। हमारे फोन, हाँ बोलिए मैम प्लीज। इसी के साथ ही है कि अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स खुद ही बच्चे को जज करने लग जाएंगे। अगर उसको कोई हेल्थ इशू हो गया, उसने ढंग से खाना नहीं खाया या कुछ वो बीमार रहने लगा या वो वीक है, तो वो खुद ही दिमाग में बीमारी बिठा लेंगे और बोलेंगे कि कौन सा टेस्ट कराएं। तो आप उन्हें ये सुझाव दिए कि डॉक्टर के पास जाइए और लेट द डॉक्टर डिसाइड कि कौन से टेस्ट कराने नहीं, चाहिए। 100% ये तो बिल्कुल जरूरी है कि हम खुद डॉक्टर ना बने। अब जी जैसे मैं किडनी की डॉक्टर हूँ, तो अगर कोई मुझसे हार्ट के बारे में पूछता है या कोई और चीज एंडोक्राइन प्रॉब्लम, तो मैं बोलती हूँ कि बेटर है कि मैं उनसे पूछ लूं या आप उनके पास जाएं। तो ऐसे ही मतलब इसका ये मतलब है कि हम सभी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। हम सभी, आप सभी और बाकी लोग सब अपना अपना काम करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई सोशल वर्कर है, तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर हम उनके ऊपर चढ़ के बोलें कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो उसे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा। और जब वो अच्छा सोचेगा तो जरूर जो जरूरी टेस्ट है वो कराएंगे। बेकार के टेस्ट कराने का भी फायदा नहीं है। वही मैंने बोला कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल। हर किसी को लगता है कहीं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं। तो लेट द डॉक्टर डिसाइड। आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिम्टम हो रहे हैं, वो जाके बताइए, उस हिसाब से वो चेक करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप किसी को बोलेंगे तो वो आपके बहुत सारे टेस्ट करा लें और कुछ एक छोटी सी 19-20 खराब रिपोर्ट आ जाए जिसका फिर कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो एक और टेंशन बना देती है कि ये पूरी नॉर्मल क्यों नहीं आई। सो देयर आर मेनी थिंग्स। लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट इज रिक्वायर्ड and how much is required. Not everyone requires all the tests. जी मैम एक वो बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बोली कि उसका ट्रांसप्लांट हुआ है। वो बोली कि मम्मा मुझे स्विमिंग नहीं करने देती और ना ही फ्रेंड के घर में नाइट में स्टे करने देती, जबकि पहले तो मैं चली जाती थी। तो उसकी मम्मा को कहो कि कुछ बताओ कि ये पॉसिबल है उसके लिए कि वो एक उसको लग रहा है कि वो नॉर्मल लाइफ से थोड़ी हट रही है। तो ट्रांसप्लांट के कुछ समय बाद, दैट मीन्स एटलीस्ट 1 ईयर के बाद, तो नॉर्मल लाइफ हो जानी चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ्स काफी ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं। जो हमें मेडिसिन चल रही होती हैं बच्चों को ट्रांसप्लांट के बाद, वो बहुत हाई डोज होती हैं। तो उस टाइम आई विल से कि किसी के घर रहना जहाँ शायद कभी किसी और को, उनके घर में किसी को इन्फेक्शन हो, या वो इतना पानी ना पिए, या मेडिसिन ठीक टाइम पे ना खाएं, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में तो कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन स्टे एट समबडीज हाउस, इफ योर फ्रेंड्स हाउस, एंड आप स्विमिंग भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स हाउस में रहने में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी एक भी डोज मेडिसिन का मिस नहीं होना चाहिए। तो मम्मा चिंता करती है, अगर आप उनको 100% ये बोल दो कि मैं सब खुद कर लूंगी एंड आई एम एबल टू मैनेज, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, देन आई थिंक मम्मी की चिंता कम हो जाएगी। और अगर वो जिनके साथ आप, आपके फ्रेंड्स जिनके पास रह रहे हो, उनको आपकी डिजीज के बारे में अच्छे से पता है, तो वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब करके थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत हैं। आपको पता ही है कि किडनी कितनी मुश्किल से मिलती है। ट्रांसप्लांट होना कोई हमारी कंट्री में खासकर कोई आसान बात नहीं। तो उस किडनी को उस तरह से संभाल के रखना है जैसे कि हमें मतलब कोई बिल्कुल ही कोहिनूर डायमंड मिल गया हो, या भगवान ने स्पेशल आके हमें कुछ दे दिया हो, क्योंकि इट इज लाइक गेटिंग अ सेकंड लाइफ। सो इट इज सो प्रेशियस कि उसके लिए प्रिकॉशंस लेना या चिंता करना गलत नहीं है, उसके लिए करना ही चाहिए। जी मैम, एक चीज जो मैंने महसूस की, हमने पीजीआई चंडीगढ़ में किडनी वॉरियर फाउंडेशन ने बच्चों के लिए बहुत काम किया, फ्यूचर में भी करेंगे।
मैम एक जो मैंने महसूस किया, जब मैं वहां जाती हूँ, बच्चों को मिलती हूँ, पेरेंट्स को मिलती हूँ, तो उनकी आंखों में जो दर्द होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत सफर करते हैं। तो मैम आप अगर उन्हें दो शब्द बोले कि भाई कोई बात नहीं, ये बीमारी है तो इसका इलाज भी है, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना छोटे बच्चों के, वो बहुत दुख महसूस करते हैं, बहुत दर्द होता है उनको, बहुत हमने देखा है। तो आप हमें हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको मैसेज दीजिए बहुत अच्छा सा, उनको लगे कि नहीं, इस बीमारी के साथ भी हमारे बच्चे जो है एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नहीं, किडनी डिजीज में एक ये बहुत अच्छी बात है कि होप है। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी एक तो सबसे बड़ी बात कि सारी डिजीजेस की से किडनी पूरी फेल नहीं होती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या यूरिन इन्फेक्शंस हो या बनावटी किडनी की प्रॉब्लम्स हो, स्टोन डिजीज हो, उसमें बहुत कम बच्चों की, बहुत कम परसेंटेज बच्चों का किडनी फेल होगा। सो इससे इतना डरना नहीं है। लेकिन अगर किडनी फेल भी हो गया तो ट्रांसप्लांट एक होप है। और फैमिली में आज की डेट में इंडिया में यही है कि अगर हम खुद फैमिली में बच्चे को किडनी मिल सके, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। कैडेवरिक प्रोग्राम थोड़ा धीरे है, कई बार लोग डोनेट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अभी अवेयरनेस बढ़ रही है और धीरे धीरे कैडेवर भी, मतलब किसी और की डेड बॉडी जो कि हेल्दी हो और ब्रेन डेड हो गया है, उससे जो है फिर भी मिल सकता है किडनी। और ये इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, थोड़ा रास्ता मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके एंड में कोई होप नहीं। होप है, रास्ता मुश्किल है। जब मुश्किल है तो स्ट्रांग बन के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसको फेस कीजिए और अपने डॉक्टर और आप एक टीम बन के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। डॉक्टर इज पार्ट ऑफ योर टीम। उसको अपने अपने उस पर ट्रस्ट कीजिए, उनको अपनी टीम मानिए। वो आपकी साइड में है, ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है और आपको बहुत प्रॉब्लम देना चाहते हैं। जी मैम, थैंक यू। मुझे तो लगा है कि जितनी क्वेरीज थी हमारे, जो हम पूछना चाह रहे थे, आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो और फ्यूचर में भी हम होप करेंगे आपसे और सेशन लें और जानकारी लें। और आपने हमें डेफिनेटली। अपना कितना कीमती समय दिया, सो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगा आपसे, तो नहीं, थैंक थैंक्स यू सो मैम। मच कि मुझे ये मौका मिला। लेकिन एक लास्ट जाने से पहले मैं एक बात को स्ट्रेस करना चाहूंगी जी कि मैम। जो नॉर्मल बच्चे भी हैं और जिनको जी कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए दो चीजें मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि सॉल्ट हमें कम देना चाहिए इन बच्चों को। तो ओवरऑल ही पूरी फैमिली को सॉल्ट कम खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाना किडनीज के लिए और किसी की भी हेल्थ के लिए, चाहे उसे किडनी बीमारी हो या नहीं हो, उसके लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि बच्चा नमक कम खा रहा है और बाकी फैमिली ज्यादा खा रही है। तो इंडियन डाइट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अचार, पापड़, चटनीज, और आजकल जो बच्चे जंक खाते हैं, पिज्जा, सॉसेस, चीज, इसमें चिप्स, मैगी, इनमें बहुत सॉल्ट है। तो सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि दाल चावल या रोटी सब्जी में सॉल्ट नहीं डालना, पर ये हाई सॉल्ट चीजों को बहुत कम खाना है, मिनिमाइज करना है। एंड सेकेंडली, वेट नहीं बढ़ने देना है। मतलब अपनी एज के हिसाब से वेट ठीक होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट ठीक होना चाहिए, पर ओवरवेट होना बहुत सारी बीमारियों को, इंक्लूडिंग किडनी की डिजीजेस को खराब करता है। अगर वो मतलब जितनी भी है उससे वो और कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। सो सॉल्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए हमारे बहुत जरूरी है। अडल्ट के लिए भी जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ट्राई टू ईट लेस सॉल्ट। सॉल्ट कम करना जरूरी है। एंड दैट इज माय मैसेज। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं पक्का दोबारा कभी भी इंटरेक्ट करने के लिए आप बुलाएंगे तो आऊंगी। जी कभी जी मौका लगा तो आपके कोई लाइव प्रोग्राम में, मैं अभी तो पुणे में हूँ, बट अगर जी कभी मैम, चंडीगढ़ या दिल्ली में हुई तो मैं पक्का आपके उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। श्योर श्योर मैम, हम आपको इनवाइट करेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो थैंक यू अगेन। थैंक यू आपका सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, and all the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for calling me for this. And I think there were some technical glitches, but ho gaya. Yeah, I very think, nice. yeah, we could manage it. I But hope it it was went okay. very nice session.
We're going to give the recording, it will go to our YouTube channel, and we have already shared it in our groups. Okay, okay. Thank you, ma'am. Even Thank you. adults can watch it. It's not only for kids. Yeah, yeah. I try to keep it general and I try to keep it simple so that it has, meaning for the people who are listening. No, even for us, we was just sitting and every bit of information was very important. Oh, okay. That's so nice. Yeah. Okay, right. Thank you very much. Okay. Thank you, ma'am. See you. Bye-bye. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.